जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सोहरमा। आज से हम मुगल साम्राज्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, फिर इसके आगे धीरे धीरे आधुनिक भारत को, इसी कड़ी में धीरे धीरे पूरे इतिहास को हम अपना पढ़ लेंगे। मुगल साम्राज्य हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से बनते हैं। अगर जो हम देखें, मुगल साम्राज्य जो हमारा है 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, जब तक औरंगजेब शासक रहा तब तक मुगल साम्राज्य को बेहतरीन तरीके से चला। लेकिन 1707 के बाद मुगल साम्राज्य बिखरता चला गया, लेकिन चला तो लगभग 1861 ईस्वी तक था। 1861 ईस्वी तक किस प्रकार से चला था? 1857 ईस्वी की जब क्रांति हो गई, 1857 ईस्वी की क्रांति हो गई, इसके बाद आता है 1858 का घोषणा पत्र। 1858 का घोषणा पत्र जो था, ये लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा और उसमें बताया गया कि जो भारत में जो मुगल सम्राट है, इसको मात्र पेंशन दी जाएगी और पेंशन देकर उसको जो रंगून भेज दिया गया था 1232 को, आप जानते हैं इसको। उसके बाद इसको देखेंगे 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। हमको बताएंगे 1857 की क्रांति जो थी मुख्य दिन डलहौजी की थी, लेकिन कुटा इसमें कौन था? खूब कूटा कौन गया था? तो कैनिंग खूब कूटा गया था, क्योंकि उसमें वैसा कैनिंग था, क्योंकि जो डलहौजी था इसका इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो इसको तो जब हम क्रांति पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन हम मुगल साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो में बेहतरीन तरीके से ही वीडियो में तक बने रहे, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होने वाला है। और मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली थी भारत में, किसने डाली थी? बाबर ने डाली थी। 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक काका का इसका शासन काल रहता है। और इसको बेहतरीन तरीके से देते हैं बाबर के बारे में। पहले बाबर का प्रारंभिक जीवन, भारत में किस प्रकार से है, कैसे है, किस प्रकार से साम्राज्य को इतने बड़े, भारत में किस प्रकार से लोधी वंश को हटाकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है, और फिर अकबर पूरा एक छत्र भारत पर शासन करता है। तो पहले देखेंगे बाबर के बारे में। बाबर जो था 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अगर उसको कोई पूछे कि बाबर का शासनकाल कितना रहा, तो 1526 से 1530 का मात्र 4 साल का छोटा सा शासनकाल रहा, लेकिन सब कुछ ने तहस नहस कर दिया। इसका प्रारंभिक जीवन को जो देखें तो इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था मिर्जा जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? मिर्जा जहीरुद्दीन बाबर। और उसमें से भी जो मिर्जा इसकी ही उपाधि का नाम है, मिर्जा इसकी उपाधि का नाम है। और इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका मां नाम सिर्फ बचा जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम बचा? इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था जहीरुद्दीन बाबर। मिर्जा इसकी उपाधि है। इसके पिता का नाम था मिर्जा उमर शेख। मिर्जा इसके पिता की उपाधि थी, इसी से इसको उपाधि मिलती है मिर्जा की, जब ये शासक बनता है। आगे हम भी देखेंगे कब शासक बना, किस प्रकार शासक बना। इसकी माता क्या नाम था? इसकी माता का नाम था कुतुल निगार खान बानो। और इसका जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। आप इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से कंटेंट को बनाते रहें, नोट्स अपने बनाते रहें, बेहतरीन कंटेंट है। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को जन्म हुआ था। ये मतलब 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे का गिफ्ट था बाबर। आगे देखेंगे जन्म स्थान इसका, तो अफगानिस्तान की ट्रांस आक्सियाना के फरगना में। सीधे आपको सब बताते हैं फरगना में, लेकिन आप विधिवत देखिए, अफगानिस्तान की ट्रांस आक्सियाना के फरगना रियासत में इसका जन्म हुआ था, और वहीं के इसके पिता शासक थे। और ये मात्र 14-11 वर्ष की अवस्था में शासक बना। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना 1494 ईस्वी में, और मिर्जा की उपाधि धारण की। हमने आपको बताया है मिर्जा की उपाधि किस प्रकार धारण करती है, क्या तरीका रहता है। तो जब शासक बनता है तो मिर्जा की उपाधि धारण करता है, और मात्र 11 वर्ष की अवस्था में शासक बन गया था 1194 ईस्वी में। तो 1494 ईस्वी में, क्योंकि 1483 में इसका जन्म हुआ था, और मात्र 11 वर्षों में शासक बन गया। शासक बनने की इसकी कड़ी क्या है? पहले इसमें देखें, अगर देखा जाए तो बाबर जब इसकी जो पुरानी दंत कथाएं हैं, दंत कथाएं मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं, किंवदंतियाँ, तो इसके अनुसार पर कहा जाता है जब बाबर मात्र 7 वर्ष का था तो इसको सभी प्रकार की कलाओं से निपुण हो गया था। लेकिन इसके पिता जो थे मिर्जा उमर शेख, परेशान रहते थे कि हर वक्त युद्ध कला ही करता रहता है, क्योंकि राज्य सिर्फ युद्ध से ही तो नहीं चलता है। तो इसके पिता इसको समझाते रहते थे। तो ये अपने पिता से कहता था, पिताजी जो आपका फरगना है ना, जो आपका फरगना है, ये हमारी पैर की जूती के बराबर नहीं है। हमारी नज़र तो सुदूर स्थित भारत पर है। मतलब ये मात्र 7 वर्ष की अवस्था में बाबर इतना दूरदर्शी था कि मात्र 7 वर्ष की अवस्था में भारत को जीतने की चाह रखता था, मतलब इतना लालायित था बाबर। तो उसके बाद में बाबर जो है, इसकी जो भारत जीतने की चाह इसकी जल्द ही पूरी होती है, और मात्र 1194 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की अवस्था में शासक बन जाता है। और बाबर जब शासक बना तो इसके दिमाग से बातें थोड़ा उतर गई, ध्यान नहीं रहा। जैसे कि बाबर शासक बनने के बाद ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र, आप जब इंडिया का मैप देखेंगे, आप जब इंडिया का मैप यहाँ से देखिए, आप जब इंडिया का मैप ये देखेंगे, ये यहाँ से मान लो भारत का मैप है, यहाँ से जब आप, एक मिनट, ये मान लो अपना भारत का मैप है, इसमें उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पर अफगानिस्तान है, इसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र देखेंगे तो थोड़ा वर्ल्ड मैप देखिए, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी वर्ल्ड मैप से आपको। ये मान लो हमारा इंडिया, यहाँ पर इंडिया अगर जो हमारा ये है, तो इसके पास यहाँ अफगानिस्तान, इसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। इन क्षेत्रों को बाबर जीतने में लग गया, इन क्षेत्रों को बाबर जीतने में लग गया। और 1507 ईस्वी तक, 1494 में शासक बना था, और 1494 से 1507 ईस्वी तक 13 वर्षों तक लगातार इन पर आक्रमण करता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र को जीत नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको लगातार टक्कर जो मिल रही थी उज्बेकिस्तान, इसको भी दो तरीके से देखेंगे।
लेकिन 1507 ईस्वी में बाबर जो है ये बादशाह की उपाधि धारण करता है, जो कि तुर्की भाषा का शब्द है। इसे ही फारसी भाषा में बादशाह कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि बादशाह की उपाधि धारण करने पर सबसे पहला शासक कौन था, तो बाबर था। वो उस उपाधि धारण करता है बादशाह की, लेकिन तुर्की भाषा का शब्द था, इसे ही फारसी भाषा में बादशाह कहा जाता है। ठीक है, आप देखते हैं उज्बेकिस्तान में कैसे इसका जो है कैसे इसका सब कायाकल्प होता है। यहाँ पर देखिए 1507 में, और इसी बीच में इसने जब यहाँ पर आक्रमण कर रहा था 1494 से 1507 ईस्वी तक, तो इसी 13 सालों में इसने 3 शादियाँ कर लीं। और इसी बीच इसके एक पुत्र का जन्म होता है 1507 ईस्वी में, नाम रखता हुमायूं। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। लिखना, ये हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाग्यशाली। हुमायूं जो है अपने पिता के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहा। आप देखना हिस्ट्री किस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेंज होगी इसी हुमायूं के जन्म के बाद। लेकिन जब आप अगली क्लास हमारी करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि हुमायूं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली रहा। हुमायूं बहुत बेकार शासक साबित हुआ इन शादियों में। और यहाँ पर जो लिख रखा है यह भी लिखिए कि बादशाह की उपाधि की हमने आपको बता रखा है, यही तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में इसको बादशाह, फारसी भाषा में इसको बादशाह कहा जाता है। सॉरी, हिंदी नहीं, फारसी भाषा में इसको बादशाह कहा जाता है। और इसी बीच में एक युद्ध लड़ता है बाबर, जब 1494 से 1507 में संघर्ष कर रहा था बाबर, उसी मध्य में एक युद्ध लड़ता है सरायपुर का युद्ध 1502 ईस्वी में। सरायपुर का युद्ध उज्बेकिस्तान के शासक के साथ लड़ता है। उसमें उज्बेकिस्तान के शासक को कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं था, रोल था उसके सेनापति का, जिसका नाम था सेवानी खां। सेवानी खां मारा इस युद्ध में बिल्कुल बाबर को रद्द कर दिया, बाबर को बिल्कुल रद्द कर दिया और बाबर की बहन को उठा ले जाता है यहाँ से। सरायपुर के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण थे। सरायपुर का युद्ध 1502 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकिस्तान के सेनापति सेवानी खां के साथ लड़ा था, और सेवानी खां ने मारा बिल्कुल बाबर को चौपट कर दिया, उसकी बहन को उठा जाता है और यहाँ से शादी कर लेता है। लेकिन एक मोड़ यहाँ तब आता है जब 1507 में उधर हुमायूं का जन्म हो जाता है बाबर के यहाँ, और बाबर कि कहते हैं ना भाग्यशाली हुआ। तो कहते हैं कि यहाँ उज्बेकिस्तान को जो सेवानी खां जो था, ये सेवानी खां की उज्बेकिस्तान के शासक से बनती नहीं है, तो ये तुरंत चलाता है बाबर के पास। और जब यहाँ बाबर के पास आता है तो यहाँ पर बाबर को सिखाता है तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाना युद्ध नीति। क्वेश्चन बनता है तुलगमा युद्ध नीति का सबसे पहली बार उपयोग कहाँ किया गया, तो तुलगमा युद्ध नीति का सबसे पहली बार उपयोग किया गया था तो उज्बेकिस्तान में। तुलगम का मतलब होता है कि सेना को 3 तरफ से घेर कर एक तरफ से वार करना, और तोपखाना युद्ध नीति का मतलब होता है तोपों का प्रयोग करके युद्ध को लड़ना। और ईरान से इसको सीख कराया था यही सेनापति सेवानी खां, और सेवानी खां बाबर को दोनों युद्ध नीतियाँ सिखा देता है। और उसके बाद बाबर का भारत की तरफ रुख होता है। बाबर के भारत पर आक्रमण के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से बाबर भारत पर आक्रमण क्यों करता है, काहे के लिए करता है। तो अगर जब हम देखते हैं भारत में, ये बाजौर और भेरा किलों पर बाबर सबसे पहले आक्रमण करता है कब, 1519 ईस्वी में। अच्छा, बाबर आक्रमण ही क्यों करता है, क्योंकि बाबर तो भारत को भूला पड़ा था। ये बाजौर और भेरा किलों में, यहाँ बाजौर और भेरा के किलों में लड़ाकू जातियाँ रहा करती थी, यूसुफजई जातियाँ। क्या नाम था, यूसुफजई जातियाँ। ये यूसुफजई जातियाँ बहुत ही लड़ाकू जातियाँ, लुटेरी जातियाँ हुआ करती थी। ये जातियाँ जो होती थी, इनका काम होता था दिन भर सोना और रात में जो है लूट लेना अपने आसपास के क्षेत्र को। ये क्या करते थे, बाबर के आसपास के क्षेत्रों को लूट लेते हैं, या बाबर को जो जहाँ जाया करते थे। अगर जो भारत का मैप आप देखने जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से जो बाबर का सामान उज्बेकिस्तान जाया करता, यहाँ पर स्थित था अपना पंजाब, वहीं पर बाजौर भेरा किले थे, और यहाँ से इन पर आक्रमण कर देते, लूट लिया करते माल को इनकी। बाबर इससे परेशान हो गया था, इसीलिए बाबर ने यूसुफजई जातियों का जो है नष्ट करने के लिए, यूसुफजई जातियों को समाप्त करने के लिए बाजौर और भेरा के किलों पर आक्रमण करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में युद्ध में पहली बार तोपों का उपयोग कब किया गया, तो 1509 ईस्वी में बाजौर के किले पर बाबर ने किया था। और बड़े स्तर पर युद्ध में प्रयोग कब किया गया, तो आपको हमें बताएंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो पानीपत का युद्ध होता है, इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहली बार तोपों का उपयोग किया था। बाबर के 2 तोपची थे, मुस्तफ़ा अली और उस्ताद अली। आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आपको अगर जो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने नोट्स जरूर बनते रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। कहानी के माध्यम से आपको मुगल साम्राज्य पूरा आपको ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे कि आपको कुछ पढ़ना ही नहीं उसमें। तो बाजौर और भेरा के किलों पर आक्रमण करता है। अब बाबर क्या कर रहा है, यहाँ बाजौर और भेरा के किलों पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन ये 1519 से, एक बात ध्यान रखना, अभी फिर आकर समझाएंगे आपको हम, 1519 से 1524 ईस्वी तक बाबर लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा है, सफल आक्रमण कर रहा है, लेकिन अधिकार नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ घर में कोई आए और तुम्हारे घर के माल को लूट कर लेकर चला जाए और तुम्हारे घर को कुछ छीने छाने ना, तो क्या हुआ, लुटेरा ही तो हुआ। तो बाबर है तो एक प्रतिभाशाली शासक, लेकिन भारत में लुटेरों की भांति व्यवहार कर रहा है, तो भारत के लोग इसको क्या समझते हैं, का लुटेरा समझते हैं। अब आते हैं भारत में।
भारत की बात करें तो उसमें भारत में दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत की एक शाखा हुआ करती तो लोधी वंश। कौन सा वंश था? लोधी वंश का शासक शासन कर रहा था इब्राहिम लोधी। थोड़ा लोधी वंश को देखते हैं। लोधी वंश को जब देखें जाएंगे आप तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलो लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। और इसके बाद शासक बना सिकंदर लोधी। याद रखना, लोधी वंश का पहला शासक बहलो लोधी ने स्थापना की और उसके बाद शासक बना सिकंदर लोधी। जो सिकंदर लोधी ये था, यही सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाता है और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। हम आपको ये समझाने की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली डायनेस्टी थी, दिल्ली डायनेस्टी अब तक दिल्ली से सिर्फ शासन करना था दिल्ली सल्तनत का। अब जब लोधी वंश का आया तो उसमें दिल्ली की दो शाखाएं बढ़ गई। एक तो शासन करता है दिल्ली से, एक तो शासन चलता है आगरा से। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आगरा कब राजधानी बना? तो 1506 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने और इसी सिकंदर लोधी के बाद शासक बनता है इब्राहिम लोधी। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अब बात करेंगे हम इब्राहिम लोधी की। इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक था उस समय। दिल्ली और आगरा दो जगह से अपना शासन चलाता था। और इब्राहिम लोधी के चाचा थे आलम खान लोधी। आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी इसका सेनापति था। आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी चाहते थे कि ये जो साम्राज्य हमारा हो जाए, लेकिन साम्राज्य हो कैसे जाए? क्योंकि बाबर, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी, यहाँ पर समझिए, बेहतरीन तरीके से समझिए पूरा। ये जो आलम खान लोधी थे और यहाँ पर दौलत खान लोधी। आलम खान लोधी हम लोग को बताया कि चाचा है उसका इब्राहिम लोधी का, और दौलत खान लोधी उसका सेनापति है। ये दोनों चाहते थे कि राज्य हमारा हो जाए। अब जानते हैं कि जिनकी सोच एक प्रकार की होती है वो जल्दी ही मिल जाते हैं, और इन दोनों को मेल भगत हो गया। एक बार क्या होता है, ये लोग बैठे होते विचार करते हैं किस प्रकार से राज्य को छीना जाए इब्राहिम लोधी से, किस प्रकार से इब्राहिम लोधी को मारा जाए। तो इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने की बात करते हैं। और इब्राहिम लोधी के पास 3 लाख की सेना थी। दौलत खान लोधी कहता है आलम खान लोधी से कि आक्रमण ही ना करने सीधे, तो कहता है उसके पास यार 3 लाख की सेना है, तुम्हारे पास मुश्किल से 10,000 लोग तुम्हारे पास होंगे, 10,000 ही हमारे पास हैं। 20,000 की सेना के साथ क्या इब्राहिम लोधी सब जीत जाएंगे? तो कहता नहीं जीत पाएंगे। तो कहता है फिर क्या करें? तो दौलत खान लोधी एक उपाय देता है, आइडिया ये देता है कि कहता है कि हम एक मदद लेते हैं। एक लुटेरा, हमारे ये पंजाब का सूबेदार था। ये कहाँ का था? ये पंजाब का सूबेदार था। ये कहता है कि हमारे पंजाब में एक आता है आक्रमणकारी, और ये मार तहस नहस, बिल्कुल ऐसा मार मारता है, बिल्कुल चौपट करके राज्य को लूट करके चला जाता है, पता भी नहीं चलता राज्य को। और ऐसा अगर जो आक्रमणकारी हमारे पास आ जाए तो इब्राहिम लोधी, और उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए पैसा। उसको हम पैसा दे देंगे, राज्य अपने पास रख लेंगे, इब्राहिम लोधी को मार देगा कर। यही विचार के साथ इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी दोनों बाबर को पत्र लिखते हैं और बाबर से भारत में आने का आग्रह करते हैं। और बाबर को ये चाहिए था। बाबर भारत में लगातार, हमने आपको बताया कि 1519 से 1524 ईस्वी तक बाबर भारत पर लगातार आक्रमण कर रहा है, लेकिन भारत का सेंटर पॉइंट उसे ना पता होने के कारण वापस चला जा रहा है और लुटेरे की मत व्यवहार कर रहा है। इसीलिए दौलत खान लोधी ने इसको लुटेरा समझा और इसको जो है पत्र लिख दिया बाबर को। 1525 के करीब में, 1525-26 के करीब में इसको पत्र लिखा। लेकिन बाबर भी युद्ध करने कैसी है? बाबर ने, जब बाबर एक कूटनीतिज्ञ शासक था, वो कहता है कि कैसे युद्ध कर लिया जाए। उसके पास 3 लाख की सेना, तो उसने कहा 10,000 सैनिक हमारे पास हैं, 10,000 एक आलम खान के पास हैं। फिर आप, लेकिन बाबर फिर भी युद्ध करने नहीं आता है। कहता है कि हमारे पास तो मात्र 20,000 ही सैनिक हैं, तो मान लो कुल मिलाकर 40,000 हो जाएंगे, फिर भी हम युद्ध हार जाएंगे। तो बाबर यहाँ पर युद्ध करने के लिए नहीं आता है, आना नहीं चाहता है। लेकिन ये लोग फोर्स करते हैं। फोर्स क्या करते हैं? ये लोग पता देते हैं एक राणा सांगा का, क्या नाम है, राजस्थान में जब आप पढ़ने जाएंगे मेवाड़ राजवंश का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी शासक हुआ है राणा सांगा। इसको भी आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ये राणा सांगा जो है, ये राणा सांगा क्या, जब हम आपको बताएंगे भी खानवा का युद्ध, तो बताएंगे राणा सांगा के बारे में थोड़ी चीज़ हम लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री को आप कोरिलेट करके पढ़िए, चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। चीज़ें आपको ये नोट्स बनाते रहिए। राणा सांगा 1517 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में और 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में, 1517 में खतौली का युद्ध और 1518 में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में लगातार 2 बार हरा रखा था इब्राहिम लोधी को। तो ये कहते हैं इससे मदद मांगिए, तो ये इससे मदद मांगते हैं। बाबर भी इससे मदद मांगता है। तो राणा सांगा के पास पत्र व्यवहार कराता है। एक राजपूत सैनिक था शिलाजी तंवर, ये दोनों का पत्र व्यवहार, बाबर का और राणा सांगा का पत्र व्यवहार कराता है शिलाजी तंवर नाम का सैनिक। तो राणा सांगा तो मान जाता है, लेकिन राणा सांगा जब अपने दरबार में जाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि ऐसे ऐसे एक बाहरी लुटेरा आएगा और उसकी हमें मदद करनी होगी, वो हमको आधा राज्य दे देगा, आधा वो ले लेगा। लेकिन बात ये होती है, इसके जो सैनिक होते हैं ये मना कर देते हैं। इसके सैनिक कहते हैं कि आधा राज्य तुम उसको दे रहे हो कि आधा राज्य वो तुम्हें दे रहा है, क्योंकि हम तो इसको 2 बार लगातार 17 में, 1518 में 2 बार लगातार हार चुके हैं, तो कल इसको जीत रही इब्राहिम लोधी से। तो बाबर के सैनिक जो युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन सांगा के सैनिक मना करते हैं, लेकिन बाबर को पता था युद्ध करने आएंगे। और बाबर जो है 21 अप्रैल, सुनो बहुत ही बेहतरीन तिथि याद रखना, 21 अप्रैल
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध करने के लिए आता है और वहाँ पर राह देखता है बाबर राणा सांगा की यानी कि, लेकिन राणा सांगा युद्ध करने के लिए नहीं आता है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध अगली क्लास में लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्लाइड बनाई गई है। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, बेहतरीन तरीके से पूरा पानीपत का बताएंगे, फिर खानवा का युद्ध, फिर बाबर को कल समाप्त करेंगे। उसके बाद इसी धीरे धीरे प्रत्येक आगे पूरा पढ़ते चले जाएंगे। आधुनिक भारत तक पूरी हिस्ट्री को आपको कंप्लीट कर देंगे। कंटेंट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जितना चाहें दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन सिलेबस होने वाला है। बेहतरीन इसी तरीके से कहानी के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। फिर से अगले ही क्लास में अगले ही दिन मिलेंगे। ज़बरदस्त तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।